उसी माला में मेरे प्राण है। उसमें से छोटी सी डिबिया निकाल लिया। बक्से से डिबिया के निकलते ही मैनावती की तबीयत खराब हो गई। महाराज, अब रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर रानी मैनावती के महल में चला जाता है और मैनावती के गले में डाल देता है। Presented by Classy Tunes। रामपुर गांव में शंभुनाथ नाम का एक व्यापारी। राधा कई दिनों तक उस पक्षियों के घोंसले में आने का इंतजार की, परंतु वह मैना पक्षी का जोड़ा लौटकर वापस नहीं आए। राधा ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी बच्ची निकली। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। क्या बताओ, तुम्हारी जान किसमें बसती है? और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है। अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसका चावल और गेहूं बेचने का बहुत ही बड़ा व्यापार था। वह बहुत ही धनी था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्य, डॉक्टर को दिखाया, कई मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राधा, मुझे लगता है कि अब हमें अगले जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? मुझे पूरा विश्वास है हमें इस जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। राधा, बस भी करो। भगवान से कितनी बार प्रार्थना करोगी? जब भगवान की यही मेरी है कि हम संतान के बिना रहें तो यही ठीक है। शंभुनाथ मान चुका था कि अब उसे इस जन्म में संतान नहीं होगा, परंतु राधा उसकी एक न सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। जो भी खाली समय बचता उसमें वह पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, राधा के छत पर कहीं से एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और छत पर ही घोंसला बनाकर रहने लगता है। यह देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। वह उन्हें रोज दाना डालती। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने उसमें एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाते। अचानक एक दिन राधा देखती है, अरे इतना अंधेरा हो गया, परंतु मैना पक्षी का जोड़ अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर मैना पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो इसके अंडे को कौन देखेगा? देखकर राधा को डर भी लगता था। एक दिन राधा ने देखा कि वह अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया है। ये देखकर वह जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों ये देखकर बहुत ही अचंभित थे। राधा, एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही तो देखकर मैं भी हैरान हो रही हूँ। दोनों अंडे को देख रहे थे। तभी वह अंडा लुढ़ककर राधा के पैरों के पास आ जाता है। राधा ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी बच्ची निकली। दोनों ने इस बच्ची को देखा तो आश्चर्यचकित। राधा कई दिनों तक उस पक्षियों के घोंसले में आने का इंतजार की, परंतु वह मैना पक्षी का जोड़ा लौटकर वापस नहीं आए। तब राधा ही उस घोंसले में रखे अंडे का निगरानी करने लगी। वह दिन भर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह रोज रात को दोगुना आकार में बढ़ जाता। यह दित के साथ साथ बहुत खुश भी हुए। राधा जल्दी से बच्ची को अपने गोद में ले ली। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक मैना के अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है?
हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाने दीजिए, भगवान की महिमा से हमें बच्ची तो मिली है ना। ये लड़की मैना के अंडे से निकली है ना, इसलिए हम इसका नाम मैनावती रखेंगे। दोनों ने उस लड़की का नाम मैनावती रख दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने मैनावती का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। अब वह बहुत खुश रहने लगे। अब मैनावती बड़ी हो गई। वह देखने में बहुत सुंदर लगती थी। जब भी उसे कोई देखता तो देखते ही रह जाता। एक दिन मैनावती सरोवर से जल लेने गई थी। उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए आया था। जब उसने मैनावती को देखा तो वह उसे बहुत ही अच्छी लगी और उसने मन बना लिया कि मैं इसे ही शादी करूंगा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। सेनापति, पता करो यह सुंदरी कौन है, इसके माता पिता कौन है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जल्दी से इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। सेनापति ने जल्दी से उसे लड़की के बारे में पता लगा लिया। महाराज, वह हमारे राज्य के रामपुर गांव की लड़की है। उसके माता पिता एक व्यापारी हैं। ठीक है मंत्री जी, उनके पास हमारे विवाह को लेकर प्रस्ताव भेजिए। इस राज्य के राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते। बड़ी धूमधाम से मैनावती का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती दूसरी रानी बनके महल में आई। महल में चारों तरफ मैनावती की चर्चा हो रही थी। यह सब सुनकर बड़ी रानी को रानी मैनावती से बहुत ही जलन हो रही थी। राजा को यह बात पता था कि मैनावती मानव गर्भ नहीं बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय मैनावती के साथ ही बीतता था। राजा प्यार से मैनावती को मैना सुंदरी कहते हैं। ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी राजा से करने के लिए तैयार हैं। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। शंभुनाथ के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह राधा के पास जाकर बोला, अरे राधा, हमारी बेटी की दो भाग्य खुल गए। इस राज्य के राजा भान सिंह हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सोचकर पति पत्नी बहुत खुश थे। कहकर बुलाते थे और कोई भी बात होती तो राजा उनसे ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी मैनावती से और भी जलने लगी। अब बहुत हो गया, मुझे हमेशा के लिए इसको महल से निकालना होगा। एक दिन वह मैनावती के पास जाती है और बोलती है, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के पेट से नहीं आई हो। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। क्या बताओ, तुम्हारी जान किस में बसती है? दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। देखो मैना सुंदरी, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। मुझे यह जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में बसती है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। क्या है? और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है और उसी माला में मेरे प्राण है। यह सब बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित जगह है, परंतु ध्यान रखना, हम रानियों के अनेकों दुश्मन होते हैं। हमें जान का हमेशा खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मैनावती उसकी यह बातें सोचने लगी। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं।
किन ख्यालों में खोई हो मैना सुंदरी, हमें भी तो बताओ। इसे तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किस में है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और उसे कितना ईर्ष्या करती है, इसलिए वह बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती है। दीदी, मेरे मायके में मेरे घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिब्बी। महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं। यह कैसी अपशगुन बातें बोल रही हो मैना सुंदरी? महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु मैं अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ। महाराज, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनवाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार। राजा ने तुरंत राजवैद्य को उपचार के लिए बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधीय को दिया और महाराज से बोला, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गए और राजवैद्य को उपहार में बहुत से सोने के सिक्के दे दिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि राजा की यह पहली संतान थी। बड़ी रानी से राजा को एक भी संतान नहीं था। राजा बहुत खुश थे। अब वह छोटी रानी की बहुत देखभाल करने लगे। यह देखकर बड़ी रानी ने सोच लिया कि जब से छोटी रानी आई है तब से राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते, और बनवा देना ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और जरूरत के सारे सामान भी रखवा देना। बस अब शांत भी हो जाओ मैना सुंदरी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। यह कहकर राजा ने मैं सुंदरी को गले लगा लिया। राजा ने देखा कि मैनावती को बहुत तेज बुखार है। हमेशा के लिए इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो दासी, तुम जल्दी से एक गोताखोर को बुलाओ। दासी गोताखोर को रानी के पास ले गई। सुनो गोताखोर, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तुम तुरंत मैना सुंदरी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तो मौका देखकर चुपके से उसी घर में घुस जाना। घर के आंगन में कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। तो मौका देखकर घर में घुस गया और कुएं से लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें से छोटी सी डिबिया निकाल लिया। बक्से से डिबिया के निकलते ही मैनावती की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर वह डिबिया ले जाकर बड़ी रानी को सौंप दिया। बड़ी रानी ने गोताखोर को बहुत से सोने के सिक्के दिए। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली, मैनावती की तबीयत बहुत खराब हो और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। और याद रखना, अगर तुम इस काम में असफल रहे या बात किसी को कानो कान खबर चली तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। ठीक है महारानी जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा और मैं आपको आज ही वह डिबिया लाकर देता हूँ। वह मैनावती के मायके चला गया और जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे